आप सभी का स्वागत है। आज हम भारतीय संविधान के बारे में जानेंगे। आज मैं आपको भारतीय संविधान से परिचय कराऊंगा। भारतीय संविधान जो होता है वो अपनी शक्तियों को भारत के लोगों से पाता है, इसलिए भारत के संविधान के बारे में आपको जानना बहुत ज़्यादा आवश्यक है। तो इस सीरीज में आप ये समझ जाएंगे कि भारतीय संविधान में है क्या, आपके मौलिक अधिकार क्या हैं, सरकार की ड्यूटी क्या है और इस पूरे भारत को किस तरीके से चलाया जाता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो यह समझना जरूरी है कि देश, स्टेट, इसका मतलब क्या होता है। अगर आप भारतीय संविधान पढ़े होंगे तो आपको मालूम चलेगा कि आर्टिकल 12 के अंदर एक टर्म को डिफाइन किया गया है, स्टेट, और एक आम जनों के लिए उसका मतलब होता है देश। अब ये स्टेट और देश होता क्या है, जब तक आप ये समझेंगे नहीं तब तक जो भी किसी भी देश का संविधान हो कहां लागू होता आपको समझ में नहीं आएगा। तो सबसे इंपॉर्टेंट क्या है कि एक स्टेट और कंट्री क्या होता है। कंट्री एक इंडिपेंडेंट पॉलिटिकल एंटिटी है, एक इंडिपेंडेंट पॉलिटिकल एंटिटी है जो कंट्रोल करती है एक स्पेसिफिक टेरिटरी को। मैंने क्या बोला कि एक इंडिपेंडेंट पॉलिटिकल एंटिटी है जो स्टेट होता है और वो कंट्रोल करता है स्पेसिफिक टेरिटरी को, और उसमें जो लोग रहते हैं एकदम एक साथ, वो खुद को प्रोटेक्ट करते हैं आउटसाइड थ्रेट से। भाई अगर आप अपने देश को बाहरी ताकतों से प्रोटेक्ट नहीं करोगे तो आप सुरक्षित कैसे रहोगे। और इसका एक लौता उद्देश्य होता है कि पूरी तरीके से देश के अंदर में शांति बनी रहे। और हमारे भारत की ये स्पेसिफिक टेरिटरी है जिस पे भारतीय जो गवर्नमेंट है, जो इंडियन गवर्नमेंट है, उसका कंट्रोल है। और जो इंडियन गवर्नमेंट है वो ये सुनिश्चित करती है कि जो बाहरी ताकतें हैं वो भारत के अंदर में किसी भी तरीके से पीस को डिस्टर्ब ना करे और हमारा इंटरनल लॉ एंड ऑर्डर बने रहे। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट ये था कि आप ये समझें कि स्टेट की डेफिनेशन क्या होती है। स्टेट एक मतलब इंडिपेंडेंट राजनीतिक इकाई है, इस पे किसी प्रकार का कोई दबाव नहीं है, एक स्पेसिफिक टेरिटरी है जहां लोग रहते हैं, वो अपने आप को बाहरी ताकतों से बचाते हैं ताकि भारत के अंदर में मेंटेन रहे पीस। अब ये आप देख सकते हैं बेसिक कंपोनेंट स्टेट के क्या हैं। जैसे कि मैंने बताया स्पेसिफिक टेरिटरी होती है, वहां कुछ लोग रहते हैं, वहां की गवर्नमेंट का काम क्या है कि वो बाहरी ताकतों से देश की सुरक्षा करे और भारत के अंदर में इंटरनल जो पीस है वो बना के रखे। और हम सॉवरेन हैं। हम सॉवरेन इसलिए हैं क्योंकि हम पे किसी प्रकार का कोई बाहरी दबाव नहीं है। हम जो चाहते हैं वो कर सकते हैं, जिस प्रकार के कानून की आवश्यकता है भारत के अंदर हम बना सकते हैं। हम किसी के दबाव में आकर कोई भी कानून बनाएंगे या कानून को नष्ट करेंगे, ऐसा नहीं है। हम एक इंडिपेंडेंट सॉवरेन कंट्री हैं जिस पे किसी प्रकार से कोई दबाव नहीं है। तो जिस प्रकार से आपने समझा कि स्टेट की डेफिनेशन क्या है, स्टेट की आवश्यकता क्या है, लेकिन जब पहले का दौर था उस समय मुख्यतः जो स्टेट का काम होता था वो दो प्रकार से होता था। दो प्रकार का काम था। पहला क्या था कि जो आंतरिक व्यवस्था है, जो आंतरिक व्यवस्था है उसको मेंटेन रखे और देश को बाहरी ताकतों से बचाए। दो काम मैंने आपको पहले बताया कि आंतरिक जो व्यवस्था है, लॉ एंड ऑर्डर, उसको मेंटेन रखे, और दूसरा क्या है कि बाहरी ताकतों से बचाए खुद को, देश को। अब यहां पर क्या है, लेकिन जिस तरीके से मॉडर्न स्टेट डेवलपमेंट हुआ, अब धीरे धीरे स्टेट और आगे बढ़ा। अब उसके पास दो काम नहीं रहे। भारत हमारा एक ऐसा देश है जहां पर बहुत सारी चीजें करनी पड़ती है आम जनों के लिए, एक आम वासी के लिए। तो इसीलिए स्टेट की और भी ड्यूटीज है, उनको बहुत सारी एक्टिविटीज करनी पड़ती हैं। जैसे कि सबसे इंपॉर्टेंट है प्रोवाइडिंग वेलफेयर। अब वेलफेयर का मतलब क्या होता है, अगर हम बोलें कि भारत एक वेलफेयर स्टेट है, वेलफेयर स्टेट का मतलब क्या होता है कि हेल्थ केयर फैसिलिटीज, एजुकेशन फैसिलिटीज, सोशल सिक्योरिटी, इस टाइप की सुविधाएं भी स्टेट देता है। और उसके बाद में हमारे भारत के अंदर में जो लोग हैं उनको इकोनॉमिक जस्टिस मिले, मतलब भारत के अंदर जो वेल्थ का डिस्ट्रीब्यूशन है वो प्रॉपर तरीके से हो ताकि इकोनॉमिकली
हम स्टेबल हो सकें, इस बात को भी सुनिश्चित करता है। और अगर आप भारतीय संविधान पढ़ेंगे तो आपको यह मालूम चलेगा कि भारत का संविधान यह चाहता है कि भारत के अंदर में हर किसी को इक्वालिटी मिले, सोशल जस्टिस मिले और उनके जो भी मौलिक अधिकार हैं वो सुरक्षित रहें। तो अब यहां पर आपने ये देखा कि पहले मुख्यतः जो स्टेट होता था उसका जो फंक्शन होता था वो ये था कि इंटरनल जो पीस है उसको मेंटेन रखें और बाहरी ताकतों से भारत को बचाएं। लेकिन समय जब परिवर्तित हुआ तो स्टेट के और भी फंक्शंस हुए जिसमें कि उसको खुद को वेलफेयर स्टेट के तौर पे निखारना था। तो उसने हेल्थ केयर, एजुकेशन हो गया, सोशल सिक्योरिटी हो गया और बहुत सी सुविधाएं आम जनों को दी। तो इस तरीके से स्टेट का फंक्शन बढ़ा, उसकी ड्यूटी बढ़ी। अब जैसे कि अब आप ये जान रहे हैं, जैसे मैंने आपको बताया कि जो स्टेट है उसकी आवश्यकता बढ़ी, लेकिन अब आवश्यकता बढ़ी तो फंडामेंटल तरीके से और भी बहुत कुछ करना पड़ेगा। अब इस देश को गवर्न करना है, इस देश को चलाना है, तो कुछ ना कुछ नॉर्म्स, प्रिंसिपल होने चाहिए जिसके आधार पे देश को चलाया जाए। तो यहां पर से आवश्यकता पड़ी संविधान की, संविधान को बनाने की। संविधान को बनाने का मूल कारण यह था कि किस तरीके से इतने बड़े देश को चलाया जाए जहां पर हर किसी को सोशल, इकोनॉमिकल, पॉलिटिकल जस्टिस मिले, भाईचारा का वातावरण रहे, इंटरनल जो शांति वो बनी रहे और जो बाहरी ताकत है उससे भारत को प्रोटेक्ट किया जाए। तो इस कारण से संविधान बनाने की आवश्यकता पड़ी। और संवैधानिक कानून क्या है? संवैधानिक कानून बॉडी ऑफ लॉ है that define the structure of government and the right of individual within the state। बहुत सिंपल तरीके से समझे आपने कि भारतीय संविधान यह बताता है कि गवर्नमेंट का स्ट्रक्चर क्या होगा, गवर्नमेंट के अंदर में फंडामेंटल ऑर्गन्स क्या होंगे और क्या होंगे मौलिक अधिकार भारत के जो भी नागरिक हैं उनके। इन सब को बताने के लिए संविधान की आवश्यकता पड़ी, इसलिए हमने संविधान को बनाया। और उसके बाद में व्हाई इज कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ इंपॉर्टेंट, ये जरूरी क्यों है? सबसे इंपॉर्टेंट बात कि जो स्टेट होता है वो अकेले हर चीज नहीं कर सकता। अगर मैं आपको बोलूं कि आपको पूरे भारत को संभालना है और अकेले संभालना है तो आप नहीं संभाल पाओगे, आपको किसी ना किसी की आवश्यकता पड़ेगी। आप अपने से हर चीज नहीं कर सकते। पहले आसान था कि बस बाहरी ताकतों से बचाना है और इंटरनल पीस को बनाना है, लेकिन अब जैसे कि मैंने बताया कि एवोल्यूशन हुआ है, बहुत सारे फंक्शंस बढ़े हैं। इस कारण से कॉन्स्टिट्यूशन को बनाया गया और कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर में फंडामेंटल ऑर्गन ऑफ गवर्नमेंट को बनाया गया। अगर ये ऑर्गन ना हो तो किसी भी देश में किसी भी सरकार को काम करना नामुमकिन है, वो अच्छे से काम नहीं कर पाएगा, सोशली वेलफेयर स्टेट नहीं बन पाएगा। हमारे भारत के अंदर में मूलतः 3 फंडामेंटल ऑर्गन हैं। पहला है लेजिस्लेचर, दूसरा है एग्जीक्यूटिव और तीसरा है जुडिशरी। इनका काम क्या है मैं आगे आपको बताऊंगा। उसके बाद में जो सबसे इंपॉर्टेंट महत्वपूर्ण बात यह था कि defining the role and power, ensuring that no branch become too powerful। अब ये भी आप समझ लीजिए कि अगर हमारे भारत के अंदर में जो राजाओं का शासन रहा है वो खत्म हुआ है तो उसका सबसे बड़ा कारण क्या था कि हम आम जन आपस में मिलके उसका सामना किए। अगर हम एकत्रित ना हो, हमारे में ताकत ना हो, तो एक व्यक्ति हमेशा हम पे राज करेगा। उसी प्रकार से जो फंडामेंटल ऑर्गन है, इनको शक्तियां संविधान ने दी हैं, लेकिन अपनी शक्तियों का दुरुपयोग ना करें, अपनी शक्तियों का घमंड उसको ना हो। इसलिए भारत ने सुनिश्चित किया कि एक दूसरे पे वो नजर रखेंगे कि अगर फॉर एग्जांपल जुडिशरी कुछ गलत कर रही है तो उसको पार्लियामेंट देखेगा, और पार्लियामेंट कुछ गलत कर रही है उसको एक्जीक्यूटिव देखेगा, जो एक्जीक्यूटिव गलत कर रही है तो उसको पार्लियामेंट देखेगा। तो एक दूसरे पे वो चेक एंड बैलेंस का जो सिद्धांत है संविधान ने लाया ताकि कोई भी फंडामेंटल राइट का उल्लंघन ना कर सके। हम भारत के लोग, हमको मूल अधिकार मिला है,
और वो जो मूल अधिकार होता है वो हमारा बेसिक राइट है, उसको छीनने का अधिकार किसी को भी नहीं है। इसीलिए जो फंडामेंटल ऑर्गन है उनको भी अपनी सीमा में रहने के लिए संविधान ने सिखाया है। तो इस तरीके से हम समझ गए कि क्यों संविधान जरूरी है और क्यों संविधान हमारे लिए, मतलब आप बिना संविधान के आप किसी भी देश की कल्पना नहीं कर सकते, कल्पना हो ही नहीं सकती। अब जैसे कि मैंने आपको बताया कि ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट, तो पहला ऑर्गन क्या है? लेजिस्लेचर। आप सब देखते होंगे भारतीय पार्लियामेंट, पार्लियामेंट में यहां पर कोई कुर्सी फेंक रहा है, कोई डिस्कशन कर रहा है, कोई अच्छी बातें बता रहा है, और वहीं पर हमारे भारत का क्या बनता है? कानून बनता है, लेजिस्लेचर। What is the work of legislature? Is to make law, is to make law. इसको हम विधायिका भी बोलते हैं। इसका मुख्य कारण संविधान ने बताया है कि आपको क्या करना, आपको कानून को बनाना है। दूसरा है एग्जीक्यूटिव। एग्जीक्यूटिव का काम क्या है कि उसका काम है जो कानून बना है उसको एनफोर्स करे, उसको लागू करवाए। भाई सीधी सी बात है, आपको समझ में आ रहा होगा कि संविधान ने कानून बनाने का पावर किसको दिया? पार्लियामेंट को। उसको लागू कराने का काम किसको दिया? एग्जीक्यूटिव को। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट महत्वपूर्ण बात यह है कि जो कानून बनाया गया है वो कानून क्या बताना चाहता है, उसके पीछे का मीनिंग क्या है, यह आपको कौन बताएगा? वो बताएगा जुडिशरी। जो जज होते हैं ना, आप लोग कोर्ट, कभी आप लोग कोर्ट गए नहीं गए मुझे तो नॉलेज नहीं है, लेकिन जो कोर्ट गए हैं उनको ये पता होगा कि कोर्ट के अंदर में कानून की बारीकियां, कानून का अर्थ पूरी तरीके से समझना समझाने का काम कौन करता है? जुडिशरी करती है। और उसी तरीके से जुडिशरी इंटरप्रिटेशन करके उस कानून को पूरी तरीके से लागू करवाती है। जो भी केस उसके सामने आता है उस केस में उस कानून के बेसिस पे वो जजमेंट देती है। तो आपको समझ में आ गया कि भारत के अंदर में जो फंडामेंटल ऑर्गन है वो कौन कौन से हैं? लेजिस्लेचर है, एग्जीक्यूटिव है और आखिरी में जुडिशरी है। अब आपको यह समझना जरूरी है कि हमारा जो भारतीय संविधान है उसका नेचर किस टाइप का है। अब आप लोग तो समझ गए भाई इंसान का नेचर होता है, अब इस संविधान का भी नेचर होता है, इस दुनिया में हर किसी का नेचर होता है। अगर मैं आपको बोलूं कि आपको लॉ का डेफिनेशन देना है तो आप लॉ का डेफिनेशन कभी दे नहीं पाओगे, क्योंकि पूरे देश में या पूरे विश्व में यूनिवर्सली एक्सेप्टेड डेफिनेशन ऑफ लॉ नहीं है। भारत अपने आप में एक यूनिक देश है जहां का जो संविधान है वो क्वाजी फेडरल है। लेकिन सबसे पहले यह समझते हैं कि फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है और यूनिटरी कॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है। देखिए, जो फेडरल सिस्टम होता है किसी भी देश में, वहां पर एक यूनियन गवर्नमेंट होती है, एक होती है यूनियन गवर्नमेंट जो पूरे देश के लिए कानून बनाता है, पूरे देश के लिए, और एक होता है स्टेट गवर्नमेंट। जैसे कि मैं छत्तीसगढ़ राज्य में रहता हूं, तो यह रहा मेरा छत्तीसगढ़ राज्य, छोटा सा दिख रहा होगा आपको यहां पर। तो यहां पर जो छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट है उसके पास में यह अधिकार है कि वो अपने स्पेसिफिक टेरिटरी के लिए कानून बनाए। तो संविधान ने ऐसे सब्जेक्ट निर्धारित किए हैं जिसपे यूनियन गवर्नमेंट जो है कानून बनाएगा और स्टेट गवर्नमेंट कानून बनाएगा। तो फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन का मतलब यह होता है जहां पर जिस देश में दो तरीके के गवर्नमेंट काम करते हो, पहला हो गया यूनियन गवर्नमेंट और दूसरा स्टेट गवर्नमेंट। मतलब यहां पर आप समझे तो जो पावर है वो दो में डिवाइडेड किया गया। हम जैसे आपको मैंने बताया कि तीन फंडामेंटल ऑर्गन हैं, कौन कौन से हैं? पहला क्या है? लेजिस्लेचर, दूसरा एग्जीक्यूटिव, तीसरा जुडिशरी, और ये तीनों के पास पावर है। तो ये जो पावर है, ये पावर को डिवाइड किया गया है सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के मध्य में। आप ये देखेंगे कि भारत के लिए कानून कौन बनाता है? पार्लियामेंट। जो कानून पार्लियामेंट बनाता है वो पूरे भारत में लागू होता है। और जैसे कि कोई भी स्टेट है, उस स्टेट का जो विधानसभा है वो जो कानून बनाता है वो स्पेसिफिक उस ही राज्य पे लागू होता है। उसी तरीके से भारत के लिए राष्ट्रपति हैं, जो एग्जीक्यूटिव हेड हैं, वो पूरे भारत में उनका पावर चलेगा। लेकिन जो गवर्नर होते हैं किसी भी राज्य के,
वो उनका जो पावर का सीमा है वो उस राज्य तक ही है। उसी प्रकार से आप देखेंगे कि जो भारत का सर्वोच्चतम न्यायालय है वो है सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। उसका जो भी कानून हो, जो भी वो केस लॉ बनाता है, जिस प्रकार का जजमेंट देता है, वो पूरे भारत के कोर्ट के लिए बाइंडिंग होता है। लेकिन जो स्टेट है उसका जो मेन उच्च न्यायालय होता है वो हाई कोर्ट होता है। तो जो हाई कोर्ट जो भी डिसीजन देगा वो बाइंडिंग कहां पर, किस पे होगा? उस पर्टिकुलर राज्य के जितने भी छोटे कोर्ट है उस पे। तो ये आपने समझा कि फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है। अब ये समझते हैं कि यूनिटरी कॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है। अब आप जानते हैं कि भैया हम 200 साल तक करीबन इन लोग के गुलाम रहे हैं। कौन है? यूके, यूनाइटेड किंगडम। इनके यहां पर खुद का कुछ रिटन कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है। इनके केस लॉस, अलग अलग स्टैट्यूट से आपको पता चलेगा कि इनका संविधान क्या है। ये यूनिटरी है। यूनिटरी मतलब क्या होता है? ये देखिए, जो सेंट्रल गवर्नमेंट है पूरा पावर इसके पास ही है, और जो लोकल गवर्नमेंट होते हैं उनके पास, उनके में कोई डिवीजन ऑफ पावर नहीं है। मतलब यहां पर सेंट्रल और जो लोकल गवर्नमेंट है उनके मध्य पावर का डिस्ट्रीब्यूशन नहीं है। तो यहां सबसे ज्यादा पावरफुल कौन है? वो है सेंट्रल गवर्नमेंट। तो यूनिटरी फॉर्म ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन में हमेशा जो मेन पावर होता है वो होता है सेंट्रल गवर्नमेंट के पास में। और ये एक एग्जांपल के तौर पे मैंने आपको बताया कि ये जो पर्टिकुलर यूके है, यूनाइटेड किंगडम है, इनका जो संविधान ये अनरिटन संविधान है, और यहां पर सेंट्रल गवर्नमेंट बहुत पावरफुल होता है, लोकल गवर्नमेंट का भी पावर होता है, लेकिन वो डिपेंडेंट होता है सेंट्रल गवर्नमेंट के ऊपर में। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात कि भारत के अंदर में जो संविधान है, भारत के अंदर में जो सिस्टम काम करता है वो क्या है? वो है क्वासी फेडरल सिस्टम। मतलब जब भारत की स्थिति नॉर्मल हो तो भारत में 2 गवर्नमेंट, यूनियन गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट। लेकिन अगर भगवान ना चाहे कभी इमरजेंसी लग गई तो पूरी शक्ति जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास पहुंच जाती है। ड्यूरिंग इमरजेंसी स्टेट गवर्नमेंट उतना एक्टिव नहीं रहता। पूरा काम कौन करता है? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। ठीक है, और प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया काम करता है। तो अभी यहां पर आप क्या समझ रहे हैं कि नॉर्मल दिनों में 2 गवर्नमेंट काम कर रही है, लेकिन जब इमरजेंसी आती है तो एक ही गवर्नमेंट काम कर रही है। इसलिए यहां पर फेडरल सिस्टम का भी तत्व है और यूनिटरी सिस्टम का भी तत्व है। इसलिए हमारा जो नेचर है, हम क्वाजी फेडरल सिस्टम फॉलो करते हैं, लेकिन आम दिनों में हमारा फेडरल सिस्टम होता है। तो ये आपके लिए मैंने स्पष्ट किया। अब यहां पर कुछ इंपॉर्टेंट चीजें समझते हैं। जो हमारा भारतीय संविधान है, ये जो भारतीय संविधान है, एक चीज याद रखिएगा, भारत के अंदर में ना बड़े से बड़ा मिनिस्टर, ऊंचे से ऊंचा अधिकारी, सब के सब इस संविधान के नीचे हैं। इस संविधान से ऊपर कोई भी नहीं है। कोई अगर अपने आप को बोले ना कि मैं इस भारत का सब कुछ करता धरता हूं, वो गलत है। भारतीय संविधान सब कुछ है, सुप्रीम अथॉरिटी है, ये सुप्रीम लॉ है, ये इससे ऊपर कोई नहीं है। गवर्नमेंट क्या करेगी, कैसे करेगी, क्या सही है क्या गलत है, ये सब निर्धारित कौन करेगा? गवर्नमेंट। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, जो भी संविधान है वो निर्धारित करेगा। ये सबसे हाईएस्ट लॉ है, इससे ऊपर कोई कानून नहीं है। आप खुद देख लीजिएगा, आप अगर नेट चलाते हैं, गूगल में सर्च कर लीजिए कि भारत का सुप्रीम लॉ कौन सा है, आपको मालूम चलेगा कि संविधान। भारत के अंदर में जितने भी और कानून बनते हैं वो कानून ऐसे बनेंगे कि वो संविधान का उल्लंघन नहीं कर सकते। पार्लियामेंट कभी ऐसा कानून नहीं बनाएगा जो आपके मौलिक अधिकारों का हनन करे, और अगर हनन करता है, बना दिया, तो जुडिशरी उसको क्या करेगी? समाप्त कर देगी। इस कारण से क्या है कि जो हमारा संविधान है वो सुप्रीम लॉ है इस देश का। दूसरा, लिविंग डॉक्यूमेंट। अब बहुत अच्छा शब्द है लिविंग डॉक्यूमेंट। अरे भाई, हम इंसान हैं, हम चलते हैं फिरते हैं, तो हमको लिविंग बोला जाता है। हम जीवित हैं, हम देख रहे हैं, सुन रहे हैं, तो ये डॉक्यूमेंट लिविंग कैसे हो गया? तो दस्तावेज सिंपल है नहीं। कानून समय समाज के हिसाब से बदलता है। जब संविधान बना, जब एडॉप्ट हुआ, जब एनफोर्स हुआ, उस समय भारत की जो गतिविधियां थी, भारत की आवश्यकताएं थी, उस समय देश में क्या होना चाहिए क्या नहीं होना चाहिए, उसके हिसाब से संविधान को बनाया गया, भविष्य को देखते हुए बनाया गया। लेकिन क्योंकि समाज एक डायनेमिक होता है, वो समय के अनुसार चेंज होता है, उसकी आवश्यकताएं चेंज होती हैं, इस कारण से संविधान के अंदर भी चेंजेस किए जाते हैं थ्रू अमेंडमेंट। अगर हम संविधान को चेंज नहीं करेंगे,
जैसा बना है वैसे ही रहन देंगे तो हो सकता है संविधान के कुछ चीजें लागू ना हो वर्तमान समय में। लिविंग डॉक्यूमेंट इसलिए कहा गया है क्योंकि यह परिवर्तित होता रहता है, समाज की व्यवस्था, समाज की आवश्यकता के अनुसार अमेंडमेंट किया जाता है पार्लियामेंट के द्वारा। लेकिन यहां भी पार्लियामेंट को यह सुनिश्चित करना होता है कि जो संविधान है हमारा, इसका जो बेसिक स्ट्रक्चर है वो कभी चेंज हो नहीं कर सकते। समय के अनुसार परिवर्तन कर सकते हैं लेकिन बेसिक स्ट्रक्चर को भैया चेंज नहीं कर सकते। अगर उसको आप चेंज करोगे ना तो आपका कानूनी गलत है। अगर कोई लेजिस्लेचर आ जाए और संविधान को चेंज करने लगे तो आप समझिए कितना बड़ा है वो, जो बार बार भौकाल मचता है ना न्यूज में कि संविधान को बदल दिया गया है, संविधान को बदल दिया गया है, अपना नया संविधान ला दिया गया। इतना आसान नहीं है। 2 साल 11 महीने 18 दिन लगा संविधान को बनाने में। ऐसे ऐसे महारथी लोग बैठे बनाने के लिए जो आप कल्पना नहीं कर सकते। तो लिविंग डॉक्यूमेंट इसलिए बोला गया है क्योंकि ये जो है हमेशा डायनेमिक है, चेंज होता है समाज देश की आवश्यकता के अनुसार। इंटरप्रिटेशन गार्जियन, जो जुडिशरी है उसका महत्व क्या है? अगर जुडिशरी ना होना तो कानून के पीछे का अर्थ क्या है वो समझ नहीं आएगा, नहीं तो सब अपना अनर्थ करते रहेंगे। बोलते हैं ना कि एक शब्द के, एक सेंटेंस से लोग अलग अलग मीनिंग निकालते हैं। तो संविधान ने यह सुनिश्चित किया कि जो भी कानून हैं, जो भी मौलिक अधिकार हैं इंडिविजुअल्स के, जो भी फ्रीडम है, ठीक है, उसको प्रॉपर तरीके से इंटरप्रिटेशन करके उसके गार्जियन के तौर पे उसको प्रोटेक्ट करेगा कौन? जुडिशरी। यह संविधान ने सुनिश्चित किया। चेक एंड बैलेंस बहुत प्यारा सिद्धांत, जैसे कि मैंने आपको बताया नियंत्रण और संतुलन। मतलब 3 ऑर्गन हैं, तीनों एक दूसरे पर नजर रखते हैं ताकि तीनों एक दूसरे पर नजर रखे, लिमिटेशन पर है, कंट्रोल पर रहे। अगर समझ जाइए जुडिशरी पे कोई नजर रख नहीं रहा है तो अपने मन से कुछ भी वो व्याख्या करेगा। पार्लियामेंट पे कोई नजर नहीं तो अपने मन से कोई भी कानून बनाएगा, और एग्जीक्यूटिव पे नजर नहीं है तो जो कानून बना है उसको अपने हिसाब से लागू करवाएगा। तो भैया आखिरकार ये लोकतंत्र है, यहां राजा का बेटा राजा नहीं बनेगा। इसका सिद्धांत तभी हो पाएगा जब एक पावर पे लिमिटेशन हो। तो चेक एंड बैलेंस सिस्टम के माध्यम से हम ये सुनिश्चित करते हैं कि जो भी ब्रांचेस है गवर्नमेंट के वो किसी भी तरीके से इंडिविजुअल के फ्रीडम को उसका मतलब इन्फ्रिंजमेंट ना करें, और अपने पास उनके पास जो पावर है, जो भी पावर उनके पास में, उसको एब्यूज ना करें। ये चेक एंड बैलेंस जो सिस्टम है, ये सिद्धांत है, ये संविधान ने दिया हुआ है। उसके बाद में सबसे इंपॉर्टेंट बात, द प्रोटेक्शन ऑफ फंडामेंटल राइट सच एज फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, इक्वालिटी, पर्सनल लिबर्टी। ये हमारा जो संविधान है ना, आपको क्या लगता है आप जब पैदा होते हो आपके पास जो बेसिक ह्यूमन राइट है, अगर उससे आपको वंचित कर दिया जाए, आपसे छीन लिया जाए, तब जीवित रह पाओगे? आपको सोने का अधिकार है, आपको जीने का अधिकार है विद डिग्निटी, अगर आप छीन लिया जाए तब जीवित रह पाओगे? नहीं रह पाओगे। तो यह भी संविधान की ड्यूटी है कि इसको प्रोटेक्ट करें। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है कि जो फंडामेंटल राइट है, मौलिक अधिकार, और उसका जुडिशरी का रोल क्या है। जैसे कि आपने समझाया कि जो फंडामेंटल राइट है वो एक बेसिक राइट है एक सिटीजन का, जिसको संविधान ने पूर्ण रूप से गारंटी कर दिया है। और जुडिशरी का रोल क्या है कि उस संविधान जो आपको दायित्व निर्धारित किया है, जो भी आपको फंडामेंटल राइट दिया, उसको प्रोटेक्शन दे। तो आखिरकार ये एक छोटा सा इंट्रोडक्शन था भाग 1 में कि जो पार्लियामेंट है, जो एग्जीक्यूटिव है और जो जुडिशरी है, उसका रोल क्या है, देश क्या होता है, भारतीय संविधान हमारे लिए करता क्या है, ये सब हमने आज समझा। सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है अभी समझिएगा कि भारत के अंदर में हम भारतीय, भले बोला जाता है कि वी द पीपल ऑफ इंडिया, हमने ये संविधान खुद को दिया है, लेकिन इसकी जानकारी खुद ही नहीं है। अगर आपको जानकारी नहीं होगी तो आप आगे कैसे संभालेंगे देश को? आप देश का भविष्य हैं। आगे चल के आप ही मिनिस्टर बनेंगे, आप ही जज बनेंगे, आप ही एग्जीक्यूटिव पोस्ट में आएंगे, क्योंकि यहाँ कोई राजा के बड़ा राजा नहीं बनेगा। भारत के लोग ही भारत पे खुद शासन करेंगे। तो ये था पहला परिचय संविधान से आपका। नेक्स्ट वीडियो में और डिटेल में हम समझेंगे कि किस तरीके से हमें भारतीय संविधान के साथ इस देश को आगे बढ़ाना है। धन्यवाद।